हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी डिफरेंशिएशन यानी विकलन का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये एक बात कहूंगा, और वो ये है कि जो ये चैप्टर है हमारा विकलन का, जो मैंने पूरी क्लास ली है, ठीक है, जिसका लिंक आपको बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 विकलन, या सिर्फ डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ, विकलन भी मैंने लिखा ही है। तो इसमें दिमाग में क्या रखना, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, समझ लो पहले। आपको करना क्या है, बस जाके पहली और दूसरी क्लास देख लेनी है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करके देख लेना। स्पीड में तो 1.25 और 1.5, उसमें है ना स्पीड का ऑप्शन होता है, राइट। तो वो स्पीड में करके आप लोग एक बार देख लेना। रीजन ये है कि ये जो मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक और फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए बेसिक और फॉर्मूलाज को जो है वहां पे कवर अप कर लेना। अगर आप कवर कर लेते हो तो कोई भी प्रकार का अगर आपको सवाल आता है, कोई भी मतलब कोई भी प्रकार का एग्जाम में अगर सवाल पूछता है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एमसीक्यू करके ही जा रहे हो अगर इस पे चैप्टर के, तो इसलिए आपको बेसिक करना भी बहुत जरूरी है। आप बेसिक किए हो, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे क्या सॉल्व होता है। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 कहाँ गया, ये रहा। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें लिखा है पहला, फलन एफ ऑफ एक्स का विकलित सूत्र कौन सा है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊं उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स में लिख देता हूं, यानी बता देता हूं क्या होगा। सबसे पहले जो पॉइंट में लिखूंगा वो लिखूंगा मैं फलन का फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखना होगा। कुछ फॉर्मूलाज मतलब जैसे फलन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, उसका टेंशन नहीं लो। तो ये मैं बता देता हूँ ताकि जिससे क्या है आपके दिमाग में भी रहे। तो फलन का जो फॉर्मूला होता है यानी एफ ऑफ एक्स का जो विकलित सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स। देखो यहाँ पे एक्स है ना, इसीलिए यहाँ पे एक्स होगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए होता तो ए हो जाता, राइट। तो ये याद रखना है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है या एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में इतना रखना, जैसा लिखा होगा वैसा हमें फॉर्मूला लिखना होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका ये ऐसे, फलन एफ ऑफ एक्स, इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो ध्यान से सुनना, एक्स टेंस टू, ये ज्यादा ही हो गया अच्छे से, एच टेंस टू जीरो क्या है, एच टेंस टू जीरो, यानी एच की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो यहां पे होगा क्या, एफ एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, और ए होता तो ए प्लस एच हो जाता, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होता, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच। तो याद रखना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेटिव का, जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है। उसमें कैसा है कि हमें कोई भी जो वैल्यू दिया रहता है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी करके लिखा होगा, या हमें लिखा होगा कुछ भी कोई वैल्यू दिया होगा, जैसे मान लो 5x² करके लिखा होगा, मतलब या तो दो दिया होगा या तो सिंगल दिया होगा। इन दोनों ही केस में जब हम डेरिवेटिव निकालने जाते हैं, जिसको हम बेसिकली दर्शाते हैं dy/dx से, तो इसका जो डेरिवेटिव का सूत्र होता है वो होता है n इंटू एक्स एन माइनस वन। आपको याद होगा लिमिट में मैंने एक सवाल करवाया था, तो जो लिमिट में मैंने एक एमसीक्यू करवाया था, एमसीक्यू नंबर 10 और 11, बेसिकली वो डेरिवेटिव का सवाल है, यानी डेरिवेटिव की तरह हम सॉल्व करते हैं, उसको हमने लिमिट की तरह सॉल्व नहीं किया है, राइट। ये नॉर्मली तरीका होता है सॉल्व करने का। तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करें, जब ए एक्स प्लस बी है, क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें याद रखना है कि जो आपका ये अचलांक होता है ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, और हमारे फॉर्मूले में ये एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यानी जब भी कोई अचलांक दिया यानी कोई संख्या दी गई होगी तो वो हमेशा जीरो हो जाएगा, और एक्स के साथ दिया होगा तो जीरो नहीं होगा, यानी अकेला है तो जीरो, किसी के साथ है तो हीरो, सिंपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते जाते हैं और मैं आपको समझाते भी जाऊंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना होता है, ये बस फॉर्मूला याद रखना है। तो पहला है फलन एफ ऑफ एक्स का विकलित सूत्र। तो विकलित सूत्र मैंने बताया एच टेंस टू जीरो। तो एच टेंस टू जीरो किसमें किसमें, इसमें तो एक्स है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, यानी बचा बी और सी। लेकिन बी और सी दोनों में से फॉर्मूला में देखो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स है, क्या है यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे प्लस एफ ऑफ एक्स दिया, मतलब ये भी कैंसल। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखा है, यदि अरे y बराबर
ए एक्स पावर ऑफ एन, जहां ए अचलांक है, ये ए अचलांक है लेकिन एक्स के साथ है इसलिए हीरो रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मूल्य क्या होगा? तो मैंने कहा ना आपको, इसका फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कैसे होगा? देखो ए हीरो है तो एक पहले आ जाएगा, उसके बाद एक्स पावर ऑफ एन, यानी ये एक्स पावर ऑफ एन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो एक्स पावर ऑफ एन मतलब एन आगे आ जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा एन माइनस वन, यानी ये होगा आपका पूरा फॉर्मूला। क्या है? ए इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो एन माइनस वन तो देखो किसमें है, तो एन माइनस वन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो प्लस, यानी ये दोनों तो कैंसिल, बचा ये दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो तो आगे ए है, और आगे ए किसमें है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये y बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी अचलांक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मूल्य क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, जब कोई संख्या दी गई होगी और वो अकेला हो तो पहले उसको जीरो कर दो। तो ये देखो ये अकेला है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो मतलब बी तो आने वाला नहीं है, मतलब ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, अब बचेगा ये और ये बचेगा, राइट। अब यहाँ पे ए एक्स बचा हुआ है, और मैंने कहा ना ए किसके साथ है? किसी के साथ है, तो ये हीरो रहेगा, अकेला होता तो जीरो हो जाता। और यहाँ पे एक्स है तो वन माइनस वन, तो वन माइनस वन तो जीरो हो जाता है, ये वैसे भी खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब खत्म हो गया तो बचेगा क्या? सिर्फ ए बचेगा, और जब सिर्फ ए बचेगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और आंसर भी ए है, सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर ए और आंसर भी ए। पूरा होता क्यों नहीं हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का विकलित क्या होगा? देखो जब भी डिवाइडेड वाला दिया गया हो, जब भी मतलब जब भी डिवाइडेड वाला दिया हो तो डिवाइडेड वाले को सॉल्व करने का तरीका होता है, और वो तरीका मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो जब भी डिवाइडेड वाला दिया होगा तो याद रखना पहले इसको ऊपर ले जाओगे। तो ऊपर कैसे लेके जाओगे? तो याद रखना ऊपर जब लेके जाओगे तो प्लस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो ये जो 4 है वो एक्स के साथ है तो ये हीरो ही रहेगा, मतलब इसको कॉपी पेस्ट कर दो। और ये एक्स माइनस टू है यानी एक्स पावर ऑफ एन है, तो ये कैसे हो गया? माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन। फॉर्मूला लगा लिया ना, एन इंटू एक्स माइनस, सॉरी एन माइनस वन, यही फॉर्मूला हमने लगा लिया है। तो 4 इंटू माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन, तो ये चार दूनी क्या हो जाएगा? माइनस आठ हो जाएगा, और फिर ये एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस में तो फिर से इसको डिवाइड में लाओ, जब फिर से इसको डिवाइड में लाओगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस एट डिवाइडेड बाय एक्स पावर ऑफ थ्री। पर ये प्लस में क्यों होगा? क्योंकि जब माइनस में था डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? चलो देख लेते हैं। माइनस आठ, तो माइनस किस में है? सिर्फ इस वाले में है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि दो फलन u और v x के फलन हो तो उनके गुणाकार का विकलित सूत्र क्या होगा? देखो गुणाकार का विकलित सूत्र जो है वो क्या होगा, उसको याद रखने का तरीका है कि बीच में प्लस होता है, बीच में क्या होता है? प्लस, गुणा में प्लस होता है, तो माइनस वाला कैंसल और गुणे वाला कैंसल। अभी हमारे पास दो है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। अब इन दोनों को याद कैसे रखोगे? देखो याद ऐसे रखना है कि जब आप u लिखते हो, ठीक है, तो v का डेरिवेटिव यानी डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स होगा, और अगर v लिखते हो तो u का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? u का डेरिवेटिव, यानी u होगा तो v का डेरिवेटिव, v होगा तो u का डेरिवेटिव। अब इसमें देखो यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको सवाल में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि जो बेसिक वाले क्लास है वो सारे आप लोग कवर कर लेना। इस चैप्टर के तो बहुत जरूरी, फॉर्मूला पे बहुत सवाल बनते हैं, थियोरी बेसिक जो है वो इसी में से आती है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इसका तरीका मैंने जो बताया उसको याद रखना है। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि u और v x के फलन हो तो v डिवाइडेड बाय u का विकलित सूत्र क्या होगा? v डिवाइडेड बाय u, देखो इन लोगों ने बहुत गेम खेल लिया है। हमारे बुक में जो सवाल दिया गया है वो u डिवाइडेड बाय v दिया है, पर इन लोगों ने हमसे पूछ लिया v डिवाइडेड बाय u। अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास देखी होगी तो मैंने बेसिक क्लास में एक बात एक्सप्लेन किया था। मैंने एक्सप्लेन ये किया था कि आपको याद रखना है कि जो डिवाइड में होगा वही स्क्वायर में जाएगा, मतलब नीचे वाले में जाएगा। तो नीचे वाले मैंने यू स्क्वायर यूज कर, यही दो पॉसिबल है, तो ये दो पॉसिबल है, तो ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो इनको मैं काट पीट देता हूं, ठीक है, इनको मैं कट कर देता हूं, ठीक है, ये दोनों कट हो गया। अब बचेगा ये दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा राइट होगा वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि जब डिवाइड वाला होता है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो माइनस में सेट होता है। कैसे सेट होता है? माइनस में। और इन दोनों में से माइनस में कौन सा? ये है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ये कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो,
मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कैसे होगा। याद रखना है कि v डिवाइडेड बाई u है, तो पहले तो डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, u स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो डिवाइड में होगा वही पहले लिखना होता है। याद रखना, जो डिवाइड में होगा वही पहले लिखना होगा। और अगर u लिखा तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद माइनस रहेगा, फिर आपका v रहेगा, तो उसके बाद यहाँ पे u का डेरिवेटिव रहेगा। क्लियर है? यानी जो डिवाइड में होगा वही पहले लिखना, बस ये आपको याद रखना है। समझ में आया? तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे लिखा है कि x बराबर a समक्ष फलन बढ़ता हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। अब इसमें देखो, इस वाले में आपको कुछ बातें याद रखनी, जब ये बढ़ता हो घटता हो दोनों में। देखो, जब बढ़ता है तो नेगेटिव वाला होता है और घटता है तो पॉजिटिव होता है। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या कहा, बढ़ता तो नेगेटिव, घटता तो पॉजिटिव। अब इसको देखो कैसे याद रखो, इसका जो फॉर्मूला मतलब जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो देखो कैसे होगा। मैं इसको थियरी आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। हाँ, ये रहा। देखो, फलन घटता है, क्या लिखा है, घटता हो तो। घटता हो तो देखो लेस देन लिखा दिख रहा है कि नहीं, एफ ऑफ ए लेस देन 0। लेकिन दूसरा वाला कहां गया, बढ़ता हो तो एफ डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0। यानी बढ़ता हो तो ग्रेटर देन 0 और घटता हो तो लेस देन 0। याद रखना है, बढ़ता तो ग्रेटर देन 0, घटता तो लेस देन 0। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, बढ़ता है तो ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक ये है और हमारे पास एक ये है। यानी कि इन दोनों में से कोई राइट होगा। अब इन दोनों में से राइट कौन सा, उसके लिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला दिखाता हूं। तो यहाँ पे सिर्फ एफ डैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ एफ डैश दिया हुआ है। और लेकिन इस वाले में तो यहाँ पे डबल डैश दे दिया है, तो डबल डैश तो होगा नहीं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना है। उसके बाद लिखा है कि किसी एक फलन x बराबर a समक्ष न्यूनतम होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें कौन सी है। अब इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है, चलो मैं न्यूनतम वाले पे लेके चलता हूं, न्यूनतम और महत्तम वाले पे। ये देखो, देखो ये महत्तम के लिए शर्तें हैं। किसके लिए शर्तें हैं, महत्तम के लिए। अब महत्तम के लिए शर्तें कैसे याद रखोगे और न्यूनतम के लिए कैसे याद रखोगे, मैं आपको भी बता देता हूं। ये रहा महत्तम और न्यूनतम, ये रहा। देखो, इसको एक काम करता ना, एक ही जगह लिख देता हूं मैं। पहले दो है ना। हम्म तो पहले है एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, दूसरा भी एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद अगला है कि यहाँ पे एफ डबल डैश ए लेस देन 0, क्या है, एफ डबल डैश ए लेस देन 0। और इसमें होगा एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0। एक बार देख लो, देखो, देख रहे हो कि नहीं, डबल डैश ए ग्रेटर देन 0। अब इसको याद कैसे रखोगे कि अगर आपका जो आंसर है वो लेस देन 0 है, किसके है, लेस देन 0, कौन सा वाला, डबल डैश वाला। याद रखना, डबल डैश वाला लेस देन 0 है तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा महत्तम का, और ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा न्यूनतम का। यानी महत्तम न्यूनतम वाले में खेल उल्टा चलता है। अगर आंसर प्लस में है तो इसका मतलब हमारा वो न्यूनतम होगा, और आंसर माइनस में है तो इसका मतलब वो हमारा महत्तम होगा। क्लियर है? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस में, इसलिए हमारा आंसर न्यूनतम होगा। और लेस देन 0 है मतलब हमारा आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो महत्तम होगा। तो इसमें से कौन सा राइट है, तो महत्तम पूछा है ना, नहीं न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम पूछा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहले तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, एफ डैश सब में ही लिखा, नहीं इन दोनों में नहीं लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल, यानी बचेगा ए और सी। अब इन दोनों में ए और सी में से कौन सा होगा, न्यूनतम पूछा तो ग्रेटर देन 0, तो न्यूनतम पूछा तो ग्रेटर देन 0 मतलब ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र कौन सा है। तो मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र, आमदनी का फलन और आर को महत्तम बनाने की आवश्यक व पर्याप्त शर्तें कौन सी। देखो, इन दोनों को मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, और वो ये है कि आपके बुक में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए इनको आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा लर्न करना है, मैं टिक कर दे रहा हूं। पहले तो आपको लर्न करना है सीमांत आमदनी का फॉर्मूला। किसका लर्न करना है, सीमांत आमदनी, पहला पॉइंट। दूसरा, सीमांत खर्च का फॉर्मूला लर्न करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे
तो मांग की मूल्य सापेक्षता आता है। मांग की मूल्य सापेक्षता का फॉर्मूला था माइनस पी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी पी, माइनस पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी, मतलब पी डिवाइडेड बाई एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर जाएगा और इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, यानी उल्टे में हुआ, देख रहे हो ना, ये अपोजिट में किया गया है, ऐसे आना पी एक्स और एक्स का ऊपर और पी का नीचे। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन था पहला तो शायद यही वाला था, मांग की मूल्य सापेक्षता, पहले तो माइनस में होगा तो मतलब ये भी माइनस में, अच्छा तीन तीन माइनस में, तो मतलब ये वाला तो चलो कैंसिल हो गया, पर पी डिवाइडेड बाय एक्स क्या है, पी डिवाइडेड बाय एक्स और अपोजिट में है, तो अपोजिट में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो सापेक्षता है इसलिए अपोजिट में होगा, नहीं तो नॉर्मली अपोजिट में नहीं होता, ये याद रखना। ये देखो दोनों में यहाँ पे x बाई पी है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे p ऑफ x है लेकिन p का सामने और x का सामने, यानी गलत हो गया, हमने कहा ना अपोजिट में होना चाहिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला याद रखना, ये वाला न्यूनतम और महत्तम, यानी न्यूनतमीकरण और महत्तमीकरण, ये हमने एक्सप्लेन भी किया था, तो इसको कैसे याद रखोगे, इसका ये रहा शर्त। शर्त क्या है कि जब आपको महत्तम निकालना होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी डी आर एक्स हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन क्या होना चाहिए, 0। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि आंसर माइनस में होगा तभी तुम्हारा महत्तम हो सकता है और प्लस में होगा तब तुम्हारा क्या होगा, न्यूनतम होगा, राइट। तो महत्तम करने के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और लाभ को भी महत्तम बनाना है तो ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बस फर्क इतना है, आमदनी के लिए आर होगा और लाभ के लिए क्या होगा, पी होगा। तो हमारा सवाल में क्या पूछा है वो देख लो, हमारे सवाल में पूछा है आर, आमदनी पूछा है ना, आमदनी का मतलब आर हो जाएगा, और इस सारे ही क्वेश्चन में आर आर लिखा हुआ है। एक बात तो क्लियर हो गया कि चारों में से मतलब चारों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दूसरी बात मैंने कहा क्या कहा कि अगर आपको महत्तम बनाना तो आंसर किसका होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो लेस देन 0 का मतलब ये कैंसल और ये कैंसल, तो बचेगा ये दोनों। अब ये दोनों बचा है तो इन दोनों में देखोगे तो दोनों लगभग सेम है, बस फर्क है यहाँ पे इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो इज इक्वल टू आर नहीं सॉरी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो पहला वाला तो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 नहीं करोगे तो हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, और एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए याद रखना हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना, तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है महत्तमीकरण और न्यूनतमीकरण का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो इसमें बस यही याद रखना, महत्तम होगा तो नेगेटिव वाला लेना है और न्यूनतम होगा तो पॉजिटिव वाला लेना है, यानी ग्रेटर देन, और पहला वाला क्या होगा, इक्वल टू होता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह के सारे फॉर्मूला इसमें एक बार कवर कर लेना, इसमें से एमसीक्यूज में बनता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी का जो भी है सारा कवर कर दिया है मैंने, एक बार बस रिवाइज कर लेना, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। भाई थक गया मैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।